ठीक है। तो आपने ये चीज अच्छे तरीके से जहन में रखनी है कि आप जी। तो हाँ जी, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए जी। प्रैक्टिस के बगैर आप जरा भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते सीएसएस के अंदर। ठीक है, जितने मैं टास्क आपको दूं उसको बड़े ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिए, और उनके अंदर जो सजेशंस होंगी मैं इंशाल्लाह और करूंगा। तो अब देखते हैं कि हम। हाँ जी, उसी पैसेज को डिस्कस करते हैं जी, डॉल्फिन वाले को। चलो जी, अब मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर आपको बताते हैं जी इसकी प्रेसी मेन आइडिया क्या है। स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं जी। रूल्स मैंने आपको कल बता दिए थे। अब प्रेसी the precise form of the text in the fewest possible lines that has the possession of its theme in it, and it falls under the shade of a title as well. So you have to pour, you have to instill, you have to infuse the crux and the essence of the passage in the combination of the fewest possible lines along with the title. तो जब भी आप पैसेज को पढ़ें तो सबसे पहले आपने आपका जहन जो है उसके अंदर ये बात एक बुलंद होनी चाहिए कि राइटर के लिखने का मकसद क्या है। आप पढ़ते पढ़ते ये सोचिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्या है। पढ़ते पढ़ते ये आपने जहन में आपने एक इमेज लाना है कि इस वन वर्ड जो कि हेड है, हेड वर्ड है पूरे के पूरे पैसेज का, उसके साथ एसोसिएटेड आइडियाज कौन कौन से हैं। क्या वो एसोसिएटेड आइडियाज थीम से रिलेटेड है? अगर थीम से रिलेटेड है मेंशन करें, और एंड पे कंक्लूजन। ये जो मैंने पैसेज आपको दिया है, ये मैंने दिया है आपको इसलिए ताकि आप कम से कम कंक्लूजन पे नजर रखें कि क्या कंक्लूजन इस पैसेज की इंपॉर्टेंट थी, कि क्या सेम जा रही थी ऊपर वाले पैसेज के थीम के साथ, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो उसको मेंशन करना लाजमी है। आप देखो एक और बात सुन लो। मुख्तलिफ टीचर्स के प्रेसी पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल है। नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया, टॉपिक सेंटेंस ढूंढिए, मेन आइडियाज ढूंढिए, आप उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स जो है उनको पिन पॉइंट कीजिए, जस्टिफिकेशन देखिए और कंक्लूजन देखिए। ये मेथड नंबर वन है। मेथड नंबर टू, आप जो है वो जितना भी आपने जो है वो इसको पैसेज जो है उसको कवा, हाँ पैसेज को आपने देखा, और उस पैसेज को देखने के बाद आपने जो चीज स्किप की है उनको काटते जाएं। जो बाकी बच गई है लाइंस आपके पास, जो टॉपिक सेंटेंस होगा, जो मेन आइडियाज होंगे, अगर कोई सपोर्टिंग डिटेल की एक आध लाइन है तो उसको मेंशन करें आप, और बाकी चीज को लाइन लगा के आप मूव कर दें। जो बाकी क्रक्स आपके पास बच गया है ना, उसको उसकी उसकी आप उसको आप प्रिसाइज कर देंगे। ये मेथड नंबर टू। मेथड नंबर थ्री वो ये है कि आप जो बड़ा पैराग्राफ जो है उसके अंदर पूरे के पैरा को डिफरेंट चंक के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कीजिए। लेट्स सपोज कि टॉपिक सेंटेंस है और उसके साथ मेन आइडिया नंबर वन है, वो तीन लाइंस में आ रहे हैं, पहली तीन लाइंस में। उन तीन लाइंस की प्रेसी रफ ड्राफ्ट के अंदर बिल्कुल आंसर स्क्रिप्ट के एंड पे, ये भी मैंने आपको बताया था कि आंसर स्क्रिप्ट के शुरू में कभी भी आपने वो नहीं करना कार्ड कबाड़, कि वहां पर आप ड्राफ्टिंग शुरू कर दें। फर्स्ट ड्राफ्ट है, सेकंड ड्राफ्ट है, रफ वर्क है, वहाँ क्रॉस लगाए हुए हैं और स्मजेस हैं वहां पर इनके, और साथ में ओवर राइटिंग की हुई है। इट इट गिव्स अ वेरी शैबी इम्पैक्ट, और बड़ा अजीब व गरीब सा वो लगता है पेपर जब खुलता है। तो आप इसको बिल्कुल एंड पे ले जाएं आंसर स्क्रिप्ट के, वहां पर आप हेडिंग दें रफ वर्क की, और उसके नीचे जो जितनी भी आपने ड्राफ्टिंग करनी है वो कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा जी, कि आपने क्या, कि जो भी आपके पास एक्सट्रैक्ट आया है, बाकी चीजों को डिलीट करने के बाद उसको मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कीजिए। उन चंक्स की प्रेसी साथ साथ ड्राफ्टिंग के अंदर करते रहें। फॉर एग्जांपल तीन लाइंस की प्रेसी की जिसके अंदर आपने एक टॉपिक सेंटेंस था और मेन आइडिया नंबर वन था, उसकी प्रेसी साथ में लिख लें। फिर आप करेंगे जी मेन आइडिया नंबर टू और थ्री की प्रेसी, वो अलग कर।
फिर आपने कंक्लूजन अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उसकी प्रेसी करके एंड पे लिख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि ये छोटी छोटी प्रेसेस आपने की हुई हैं इन सबको मिला दें और उसका कॉम्बिनेशन एक सिंगल यूनिट के साथ उसको प्रेजेंट कर दें। तो ये आपकी फुल फ्लैश फॉर्म के अंदर प्रेसी होगी। इसको दोबारा रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो चीजें स्किप हो सकती हैं उनको करें। और वर्ड काउंट का खास ख्याल रखना है। और वर्ड काउंट आपने सारी की सारी लाइंस जो है एक्यूरेट वर्ड काउंट के लिए आपको चाहिए क्या, सारी की सारी लाइंस के वर्ड काउंट हो उनको ऐड कीजिए, डिवाइड करें 3 से। और फिर आप जो एक्सपेक्टेड वर्ड काउंट ऑफ प्रेसी आया उससे को दो चार लफ्ज ऊपर नीचे दाएं बाएं होंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बहुत ज्यादा भी नहीं करने, अगर 80 का है तो आप 100 तक ना लेके जाए उनको वर्ड्स को, ये एक्सेजरेटेड फॉर्म होगी। और अगर 80 का है तो फिर इधर से 60 ना लेके जाए। अगर आप 80 है तो 75 है 73 है कर दें, वो एक्सेप्टेबल होगा। इधर से आप 86 87 इवन कि 90 भी चले जाएं तो रिलैक्सेशन मिल ही जाएगी आप। मगर वर्ड काउंट जो है वो आपका बेहतर होना चाहिए, प्रेसी के साथ जो एक्सपेक्टेड वर्ड काउंट है उसके साथ उसको जरूर मैच करना चाहिए। ये मैंडेटोरी है। आगे चलते हैं। अब इस पैसेज को मैं पढ़ता हूँ और फिर इसमें से देखते हैं जी। वन वर्ड एसोसिएटेड आइडिया, मेन आइडियाज और सपोर्टिंग डिटेल और उसके साथ कंक्लूजन और जस्टिफिकेशन देखते हैं जी। द डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रीचर in the sea, and stories of them helping the drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we come to know that their society is very intricate. Dolphins look after other dolphins when they are ill, care for the pregnant mothers, and protect the weakest in the community, as we do. The, they communicate in non-verbal gestures as well. Could any of these animals be more intelligent than a man? Question mark. But man being superior kills them in the most brutal way in the sea. Without any wise vision, we say that they are to some extent have congeniality with the brutal man. चलो जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, वन वर्ड प्रेसी जो है वो इसकी क्या है, आप कहेंगे जी क्या, डॉल्फिन्स। एसोसिएटेड आइडिया नंबर वन। जी अब इसको मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स जो है वो डील करता हूँ। टॉपिक सेंटेंस ढूंढे, मेन आइडिया ढूंढे, सपोर्टिंग डिटेल, जस्टिफिकेशन, कंक्लूजन, ये आया जी आपका टॉपिक सेंटेंस। मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा उसके अंदर हमेशा आपका जो ऑरेंज कलर में आएगा वो टॉपिक सेंटेंस होगा, रेड वाले मेन आइडियाज होंगे, ब्लू वाले जो है वो सब आपके सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, ग्रीन में जस्टिफिकेशन और लाइट और स्काई ब्लू के अंदर आपकी कंक्लूजन जो है वो आएगी। देखते हैं जी। द डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रीचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग द ड्राउनिंग सेलर, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। हेडवर्ड के अंदर डॉल्फिन है और एसोसिएटेड आइडिया क्या है कि ये जो डॉल्फिन है वो बड़ी फ्रेंडली क्रीचर है और साथ में बड़ी हेल्पफुल है। वजह कि वो डूबते हुए इंसानों को और सेलर्स को बचाते हुए वो देखी गई है मुख्तलिफ स्टोरीज के अंदर। ये आपका टॉपिक सेंटेंस आ गया। आगे आगे, हैव बीन इन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। तो अब आगे चलते हैं, हम आज चलते हैं मेन आइडियाज पे जी। टॉपिक सेंटेंस के बाद मेन आइडिया नंबर वन, डॉल्फिन्स लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन। भाई दूसरी डॉल्फिन जो है, उनकी भी परवाह करती हैं, इंसानों को भी बचा रही है और अपनी जो स्पीशी है उनकी भी परवाह करती है। कैसे, व्हेन दे आर इल। बल्कि अब मेन आइडियाज देखते हैं पहले, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल में आएंगे। मेन आइडिया नंबर टू, दे कम्युनिकेट इन नॉन वर्बल जेस्चर एज वेल। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट आइडिया नहीं है लेकिन वर्ड काउंट को पूरा करने के लिए मैंने इसको एक कम्बिनेशन ऑफ 4-5 वर्ड्स में 4 to 5 वर्ड्स मैंने इसको ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। बट मैन बीइंग सुपीरियर किल्स देम इन द मोस्ट ब्रूटल वे, ये आपका कंक्लूजन भी है और जो है वो आपका मेन आइडिया भी है। क्योंकि कंक्लूजन अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो वो आपके प्रेसी का पार्ट जरूर होना चाहिए। बट मैन बीइंग सुपीरियर किल्स देम इन द मोस्ट ब्रूटल वे, लेकिन इंसान इस, ये जो बेजुबान है, ये जो जानवर है जो कि बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा केयरिंग है और ये इंसानों को भी बचा रहा है और अपनी स्पीशी की भी केयर कर रहा है, लेकिन इंसान जो है वो इसको बड़े ब्रूटल वे के अंदर मार देता है। ये मेन आइडिया नंबर थ्री। आगे चलते हैं। We say that they are to some extent have congeniality with the brutal man. अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप देखो, ये है ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपने समझना है इसके अंदर, आपने कॉम्प्रिहेंड करना है कि असल में राइटर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर आपके इम्प्लाइड मीनिंग्स आएंगे।
इम्प्लाइड मीनिंग से क्या मुराद है, अपेरेंटली दिखेंगे नहीं वो मीनिंग, लेकिन आपके सेंटेंस के हिडन और वेल्ड मीनिंग जो है वो होंगे। आप देखिए यहाँ पे राइटर कहना क्या चाह रहा है, कहता है कि वी से दैट दे आर टू सम एक्सटेंट हैव कंजीनियलिटी विद द ब्रूटल मैन। ये जो डॉल्फिन्स है वो सिमिलर है, कंजीनियल है, एक जैसी हैं, इक्वल इन रैंक है विद द ब्रूटल मैन, कि वो एक जालिम इंसान के कंजीनियल है, मसावी है, सिर्फ दो सेंस के अंदर। वो कौन सी है, कि वो बड़ी फ्रेंडली है और आपकी केयरिंग है। फ्रेंडली और केयरिंग एटीट्यूड इंसान का यहाँ पर दिखाया नहीं गया, लेकिन इंसान फ्रेंडली और केयरिंग तो है, लेकिन यहाँ पर उसका एक ब्रूटल इमेज जो है वो पेश किया गया है। तो ये जो हिडन आपका एट्रीब्यूट है कंजीनियलिटी में, ब्रूटल तो अगर बच्चे कहते हैं कि ब्रूटल मैन है तो कंजीनियल है, तो फिर इधर तो ब्रूटैलिटी इसकी है ही नहीं डॉल्फिन की। भाई डॉल्फिन की तो कैंडिड और केयरिंग और फ्रेंडली नेचर जो है वो शो की गई है। तो आपने करना क्या है कि इसके अंदर इंसान की जो इम्प्लाइड सेंस के अंदर केयर है, जो इंसानों के लिए आप शो करते हैं, जो हेल्पफुल नेचर है, जो आप लोगों की खिदमत करते हैं, आप गरीबों पर रहम करते हैं, तो इंसान जो है वो तो अमेजा है, वो तो मजमूआ है, वो तो अमलगमेशन है। कि आदम की मट्टी को जब बनाया गया तो उसके अंदर जो है वो नफरत भी रखी गई, उसके अंदर मोहब्बत भी रखी गई, उसके अंदर दगा भी था, उसके अंदर वफा भी थी, उसके अंदर जो है वो कत्लो गारत और बारबरिज्म भी था, और उसके अंदर दूसरों पर रहम और सिला रहमी जो है वो भी मौजूद थी। तो ये इंसान जो है वो उसका इंस्टिंक्ट क्या है, उसकी प्रोपेंसिटी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। लेकिन जब डॉल्फिन की नेगेटिव चीज को मेंशन नहीं है और इंसान को ब्रूटल दिखाया गया कि उसको वो मार रहा है, तो वो कंजीनियलिटी किस हिसाब से है, वो हिडन मीनिंग में उसकी हेल्पफुल और केयरिंग नेचर के हिसाब से है जो इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उसकी सिर्फ ब्रूटल नेचर जो है वो शो की गई है। आगे चलते हैं जी सपोर्टिंग आइडियाज की तरफ। ये है जी सपोर्टिंग आइडियाज, कि सेलर्स को बचाया, दे हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स, इसको आपने निकाल देना है। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स द मोर वी कम टू नो अबाउट देयर सोसाइटी दैट इज वेरी इंट्रिकेट। उनकी सोसाइटी बड़ी इंट्रिकेट है, बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की है। आगे चलते हैं जी। डॉल्फिन्स लुक आफ्टर द सपोर्टिंग डिटेल ब्लू में आ रही है, when they are ill care for the pregnant mothers and protect the weakest in the। ये ख्याल रखती हैं जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनकी, और साथ में जो बीमार होती हैं डॉल्फिन्स और जो वीक होती हैं उनकी भी ये केयर करती हैं। नॉन वर्बल जेस्चर्स में कम्युनिकेट करती हैं। कुड एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स बी मोर इंटेलिजेंट देन अ मैन। सो ये आपका सपोर्टिंग डिटेल थी, इसको भी आप स्किप करेंगे। अब आगे चलते हैं अस्सलाम जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लास्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी प्लीज? We say that they are able to some extent congeniality with brutal man। इसकी समझ नहीं ये आई। अच्छा जी, ये मैंने वैसे अभी एक्सप्लेन किया है 10 मिनट लगा के, जरा दोबारा सुन लीजिए। कंजीनियल का मतलब है जी भाई साहब सिमिलर होना। कंजीनियल का मतलब है सिमिलर होना। अब इंसान ब्रूटल होते हुए उनको मार रहा है, तो फिर कंजीनियलिटी सिमिलरिटी क्या है जी? इंसान जो है वो ब्रूटल है और वो इसको डॉल्फिन को मार रहा है, लेकिन डॉल्फिन ने कोई ब्रूटैलिटी पूरे पैसेज में शो नहीं की है। इंसान की इम्प्लाइड जो एट्रीब्यूट है वो केयरिंग और हेल्पिंग है, और डॉल्फिन अगर केयरिंग और हेल्पिंग है तो इंसान ब्रूटल होने के साथ साथ केयरिंग और हेल्पिंग जो है वो हमें नजर आता है। तो जो एट्रीब्यूट है इसका डॉल्फिन का केयरिंग और फ्रेंडली होना, वो डॉल्फिन के हवाले से जो है वो उसके कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ डॉल्फिन का केयरिंग और फ्रेंडली एटीट्यूड इंसान के केयरिंग और फ्रेंडली एटीट्यूड जो मेंशन नहीं है उसके साथ कंजीनियल है, उसके साथ सिमिलर है। तो सिर्फ उसको जो है वो मेंशन किया जा रहा है कि वी से दैट दे आर टू सम एक्सटेंट हैव कंजीनियलिटी विद द ब्रूटल मैन, कि डॉल्फिन जो है वो ब्रूटैलिटी में तो उसके साथ कंजीनियल नहीं है, लेकिन केयर और फ्रेंडली नेचर के हिसाब से उसके साथ जो कंजीनियल, उसके साथ सिमिलर जो है वो जरूर है। लेकिन फिर भी सिमिलरिटी होते हुए भी कि इंसान को पता है कि ठीक है मैं ब्रूटल भी हूँ, लेकिन साथ में जो अच्छे इंसान है वो तो केयर और अपना फ्रेंडली नेचर जो है उनकी है, वो बड़ा ख्याल करने वाले भी हैं। तो ये केयरिंग और फ्रेंडली नेचर होने के हिसाब से डॉल्फिन्स के साथ इंसान की कंजीनियलिटी और सिमिलरिटी पाई जाती है। ये बात बताई जा रही है, समझ आइए। जी सर, ओके, थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक, आगे चलते हैं। चलो, अब एंड पे था जी इसका कंक्लूजन। वी से दैट टू दे आर टू सम एक्सटेंट हैव कंजीनियलिटी विद द ब्रूटल मैन। अब देखते हैं जी, आपका बच्चों ये सुनिएगा, आपका जो है प्रेसी राइटिंग उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडियाज
और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया है। आपकी हर प्रेसी घूमेगी, रिवॉल्व करेगी, बज अराउंड करेगी टॉपिक सेंटेंस की और मेन आइडियाज के। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस की और मेन आइडियाज के इर्द गिर्द घूमेगी, और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी उसका पार्ट होगी अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। अब बताओ मुझे कि क्या हमारी ये जो पैसेज है उसकी कंक्लूजन जो है क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है? बताइए। हाँ जी बताएं। क्या कंक्लूजन के इंसान इसको, इस बेजुबान जानदार को अपने एट्रीब्यूट जो कि केयरिंग और हेल्पफुल नेचर है वो ये भी शो कर रही है, लेकिन फिर भी इंसान ब्रूटल इसको मार देता है। तो अब बताएं क्या इसके अंदर ये जो हमारा कंक्लूजन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है? जी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी। और आप बताएं, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो क्या ये इंपॉर्टेंट आइडिया है मेंशन करने के लिए या नहीं? बिल्कुल है। शाबाश। तो अब इसका मेंशन करना। जी हाँ मैडम अलीना, यही तो बात थी कि ये आखिरी लाइन ऐड ही इसीलिए की गई है ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जरा, कि आप सोचते हो कि यार इंसान तो ब्रूटल शो हो रहा है और ये तो डॉल्फिन मदद कर रही है इंसानों की और साथ में अपनी कम्युनिटी की भी मदद कर रही है। तो इंसान के अगर कंजीनियल है इससे अपना डॉल्फिन से, तो या तो इंसान की ब्रुटैलिटी शो करे ये डॉल्फिन, या इंसान शो करे अपनी केयरिंग और हेल्पफुल क्रीचर और हेल्पफुल नेचर जो है उसको शो करे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर हिडन मीनिंग है कि इंसान अच्छे और बुरे का आमेज है। तो इंसान भी केयरिंग और हेल्पफुल है, लेकिन मेंशन नहीं किया गया, उसकी ब्रुटैलिटी जो है उसको मेंशन कर दिया गया, लेकिन फिर भी कंजीनियल है, पॉजिटिव सेंस में कंजीनियल है। ये जो मेंशन किया है ब्रुटैलिटी, इसके हिसाब से कंजीनियल नहीं है। आगे चलते हैं। आप देखो, ये जिसपे मैंने 9 लाइंस लगाई हैं ये आपकी सपोर्टिंग डिटेल है, इनको काट दें। जो बाकी एक्सट्रैक्ट आपका बचेगा वो ये है। अब आपने बच्चों, ये आपके पास मेन जो क्रक्स है वो रह गया है। अब आप इसकी प्रेसी कर दें, ये एक और मेथड है। मैं आपको कह रहा हूं कि प्रेसी राइटिंग इट इज एन एडवाइजेबल टॉपिक, इट इज नॉट अ टीचेबल टॉपिक, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक एडवाइजेबल टॉपिक है, ये टीचेबल टॉपिक नहीं है। तो आप इसको चंक्स में कर सकते हो, इस मेथड को आप कर सकते हो। कई रीडर्स इतने अच्छे होते हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंशन पावर इतनी आला होती है कि वो जो है वो ये किसी भी टेक्निक को फॉलो नहीं, वो पढ़ते हैं उनको 2 मिनट में पता चल जाता है अभी ये इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, उनके इर्द गिर्द उनकी प्रेसी जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। समझ आ गई? तो अभी हमारे पास क्रक्स बच गया है, इसकी अब हम प्रिसाइज कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपके पास क्रक्स क्या है और इसको हम प्रिसाइज कर लेंगे। हम कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स और मेन जो आपके एसोसिएटेड आइडियाज हैं उनको चेंज नहीं करेंगे हम, और लेकिन रीफ्रेज कर दें। ख्याल राइटर का होगा, अंदाज आपका अपना होगा, कि जितना उसने बताया हमने भी उतना, लेकिन चेंज वे के साथ और बड़े सिंप्लीफाइड वे के साथ हमने बता देना। The dolphins are regarded as the friendliest creature in the sea, and stories of them helping the drowning sailors. Dolphins look after other dolphins, they communicate in non-verbal gestures as well. But man, being superior, kills them in the most brutal way. Without any biased vision, we say that they are to some extent have congeniality with the brutal man. आगे चलते हैं जी। आप देखिएगा जी, प्रेसी मैंने की है, सुनना। द डॉल्फिन्स आर डीम्ड हेल्पफुल। अब आप कहें सर ये मुश्किल वर्ड है, अरे बाबा ये मुश्किल नहीं है, ये बड़ा एलिगेंट वर्ड है। डीम का मतलब होता है कंसिडर। डॉल्फिन्स आर डीम्ड हेल्पफुल, डॉल्फिन्स आर कंसिडर्ड हेल्पफुल एंड केयरिंग क्रीचर्स। दो ही इसमें पॉइंट है, एक हेल्पफुल और साथ में केयरिंग, वो हमने मेंशन कर दी। They have been observed taking care of other dolphins and saving human beings. अब इसके अंदर दोनों आइडियाज आ गए, कौन कौन सा वाला, कि डूबते हुए जो सेलर्स हैं उनको भी बचाना ह्यूमन बीइंग में आ गया, और अपनी जो प्रेग्नेंट मदर्स थी और इल थी और साथ में वीक थी उनको बचाना भी आ गया। आगे चलते हैं। दे इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट नॉन वर्बली, कि वो नॉन वर्बली बड़े ही जबरदस्त तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। नेक्स्ट सुनिएगा। दे हैव गुड कैरेक्टरिस्टिक, they have good characteristics similar to that of human being,
कि इनके पास बड़े अच्छे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो केयरिंग और हेल्पफुल क्रीचर के साथ मैच करते हैं, इंसान के साथ, वो इनके पास मौजूद है। आखिरी लाइन का अब लुत्फ लेना। देखो आपने आखिरी लाइन जो मैंने लिखी है, इसके अंदर मैंने दो नाउन्स को इकट्ठा जो है वो यूज कर लिया। अब आपने इसका लुत्फ लेना है, सुनना जरा। They have good characteristics similar to that of human beings, but human beings inhumanly kill this tender creature. किसको समझ आया ये? But human beings inhumanly kill this tender creature. समझ आया? अच्छा जी, अक्सर बानो ने क्वेश्चन पूछा है कि देयर सोसाइटी इज वेरी इंट्रिकेट। ये लाइन मेन आइडिया क्यों नहीं है? अब देखें, सोसाइटी उनकी इंट्रिकेट है, इसका कोई बनता नहीं है मेन आइडिया। हाँ, अगर उनकी इंट्रिकेट सोसाइटी जो है वो आगे पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी लाइन होती कि हाँ भाई वो इस तरह कम्युनिकेट करती हैं और उनके नॉन वर्बल जेस्चर्स ऐसे हैं, वो जो है लेट्स सपोज इंसान अगर उनको कोई रीइंफोर्समेंट देते हैं या कोई खाना वाना जो उनको टेम किया जाता है, तो उस हिसाब से वो अगर वैसे बिहेव कर रही हैं, तो फिर उनकी इंट्रिकेट सोसाइटी, आप ये आपका मेन आइडिया हो जाता है और उसको आप मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर पूरे ओवरऑल थीम के साथ ये लिंक ही नहीं कर रहा, तो इसको हमने स्किप कर दिया। समझ आइए, आगे चलते हैं जी। हाँ जी मैडम, समीन अब्दुल रजाक, सीक्वेंस में से वैसे तो चेंज नहीं हुआ, वो तो तकरीबन सेम ही है। हाँ, आपने उसको ऑर्डर में जरूर ले आए। नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन का वर्ड ना यूज करें। आप ये जो फैजान रियाज आप पूछ रहे हैं, ये रिडंडेंट नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स है तो आप ह्यूमंस का वर्ड ना एज अ नाउन ना यूज करें कि आई सा ह्यूमन। ह्यूमन जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, कि जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन नेचर। ठीक है, नेचर की क्वालिटी ह्यूमन बन रहा है, लेकिन आपने इंसान को मेंशन करना तो पूरा ह्यूमन बीइंग का वर्ड लिखिए। बट ह्यूमन बीइंग्स इन ह्यूमनली, सो इनह्यूमनली एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, किल दिस स्टैंडर्ड क्रीचर। ठीक है, उसके अंदर वही उसकी ब्रूटल नेचर जो है वो जाहिर होगी। ठीक है, ह्यूमंस वर्ड चलेगा इंसानों के लिए, लेकिन आप फॉर्मल राइटिंग से डील कर रहे हो। आप यहाँ पर यूज करेंगे जी क्या? ह्यूमन बींग्स। एक हो तो ह्यूमन बींग लिखें, अगर ज्यादा है तो फिर ह्यूमन बींग्स लिखें। टाइटल देखते हैं जी इसका, दैट इज व्हाट। जी, टाइटल देखते हैं जी, डॉल्फिन्स द फ्रेंडली एंड केयरिंग क्रीचर्स। चलो, इधर मैंने क्रीचर्स क्यों लिखा जी, कौन बताएगा जी? जी मैडम नुबला। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर वो इस प्रेसी में 3 दफा ह्यूमन बींग यूज हो गया साथ साथ, तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा जी। इशू नहीं। और सर टाइटल में, जी सर, और टाइटल में जैसे उसमें एक थीम बताया गया ना, मैन और डॉल्फिन को, थोड़ा बहुत कंपैरिजन उसका और उसकी कॉन्जेनिलिटी बताई गई है, लेकिन टाइटल में मैन का कोई आ नहीं रहा जिक्र। अच्छा, मैडम नुबला, अच्छा सवाल है इनका। मैडम नुबला कह रही है कि सर, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आइडिया देखें तो वो यही है कि इंसान इस टेंडर क्रीचर को हेल्पिंग और केयरिंग होते हुए भी इनको मार देता है। तो सर उसका मारना मेंशन क्यों नहीं है? गौर से सुनिएगा, यू हैव टू स्टे वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर मैं कहूँ कि 95% डॉल्फिन्स की केयर और उनकी हेल्पफुल जो नेचर जो है उसको शो किया गया है, और एंड पे इंसान आकर उनको अगर मार रहा है, तो प्रेफरेंस आप हमेशा पॉजिटिव एलिमेंट को दें कि डॉल्फिन्स के इर्द गिर्द सारे के सारा पैराग्राफ आप घूम रहा है और उसकी हेल्पिंग और केयरिंग क्रीचर को शो किया जा रहा है। तो आप भी टाइटल के अंदर जो प्रीवेलिंग थीम है उसके हिसाब से टाइटल आपका होना चाहिए। नेगेटिव जो बात है वो मेंशन ना करें तो बेहतर है। मैं कहता हूँ 5% इसका पार्ट प्ले कर रहा है ये जो है आपका इंसान का ब्रूटल होना। जी सर।
5% है, तो उसको आप निगेट करें। हमने मेंशन कर दिया ना आखिरी लाइन के अंदर, बट ह्यूमन बीइंग्स इनह्यूमनली किल दिस स्टैंडर्ड क्रीचर, ये इसको मार देता है वो। तो ये हमने मेंशन जरूर कर दिया, लेकिन टाइटल गौर से सुनना है आपने। आपके पैसेज की प्रेसी प्रेसी है, और आपकी प्रेसी की प्रेसी दोबारा टाइटल होता है। कि टाइटल पे नजर मारे तो फिर किसका पता चल जाए, पैसेज का पता चल जाए। और पैसेज पे नजर मारे तो आपको एटलीस्ट, सॉरी, टाइटल पे नजर मारे तो प्रेसी का पता चल जाए, और प्रेसी पे नजर मारे तो एटलीस्ट टाइटल का थोड़ा बहुत अंदाजा आपको होना चाहिए। ठीक है, 115 वर्ड से इसके हमने 40 में इसको कर दिया। आगे चलते हैं। अब मैं आपको मुख्तलिफ सैंपल्स दिखाता हूँ कि प्रेसी अगर आए मुख्तलिफ शेड्स के अंदर तो आपने करना क्या है। अब एक आई वाला करते हैं जी, ये देखो जरा। अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा। अगर प्रोनाउन आए आ जाए तो चलो, कौन अच्छा है जी स्टूडेंट अजहर हुसैन का, जो ये बताए कि अगर प्रोनाउन आए आए तो उसको कौन से पर्सन में लेके जाना होता है। जी, आए प्रोनाउन अगर आए तो फिर आप उसको थर्ड पर्सन में ले जाइए। ठीक है जी, शाबाश। आप उसको द ऑथर स्टेट्स, शाबाश, और फिर आपको थर्ड पर्सन में आप ले जाओगे। आगे चलते हैं जी, तो शाबाश। अब देखो मैं पढ़ता हूँ। लास्ट संडे आई वेंचर टूवर्ड्स द रगेड माउंटेन्स ऑफ मार्गला हिल्स, देयर ऑन अ meandering track I came across my old pal. We greeted each other and went through our childhood memories. The shared memories made us nostalgic. Reminiscence of our childhood echoed in the corridors of our mind. This meeting could have made both of us cry, but the but with the passage of some time, we again switched back to our normal mood. We hiked the mountain and reached La Montana. We had a lunch and finally parted ways from each other. जी, एक रीडिंग में किसको समझ आया? मुश्किल वर्ड्स बताएं जी। मियंडरिंग का मतलब क्या होगा जी? दे आर ऑन अ मियंडरिंग ट्रैक। जी, मैडम हाजरा खान गुलर लाई। जी मैडम बोलिए। हाजरा खान गुलर लाई बोलिए। सर आपने पूछा कि किसको समझ आई है, तो दैट्स व्हाई आई रेज माय हैंड। अच्छा, अरे वाह। चले बताइए फिर मियंडरिंग का मतलब क्या है? दूसरी लाइन में पांचवा वर्ड, दे आर ऑन अ मियंडरिंग ट्रैक। जी मैडम आयशा। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखिए क्या होगा भाई, हाइक करते हुए मियंडरिंग ट्रैक क्या होगा? अब पहाड़ी है, इस पे कोई मोटरवे की तरह कोई सीधा रास्ता तो नहीं होना, तो किस तरह का होगा? सर सर जिगजैग पाथ। शाबाश, जिगजैग पाथ होगा। चलो अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, सुनिएगा। लास्ट संडे आई वेंचर टुवर्ड्स द रगेड माउंटेन्स ऑफ मार्गला हिल, देयर ऑन अ meandering track I came across my old pal. We greeted each other and went through our childhood memories. The shared memories made us nostalgic. Reminiscence of our childhood echoed in the corridors of our mind. This meeting could have made both of us cry, but with the passage of time, we again switched back to our normal mood. We hiked the mountain and reached La Montana. We had our lunch and finally parted from each other. मुझे बताओ जी, वन वर्ड प्रेसी, वन वर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द पैराग्राफ क्या है जी? जी, मेमोरीज। नो, नो, मार्गलाइज नहीं है रहमान साहब। सर भूल जाते हो ना। नॉस्टैल्जिया। नो, चाइल्डहुड मेमोरीज। वन वर्ड, दैट इज आई। आई है वन वर्ड इसके अंदर। आगे चलते हैं, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर मैं कहूँ वन वर्ड प्रेसी प्रेसी, तो आपने उसका सेंट्रल हेड वर्ड बताना है, वो आई है जी। आगे चलते हैं। दूसरा मेन आइडिया जो है वो क्या है? मार्गला हिल पे जाना हाइकिंग के लिए। तीसरा मेन आइडिया इसके अंदर है
कि अपने पुराने पैल से, अपने पुराने दोस्त से मुलाकात होना। चौथा मेन आइडिया इसके अंदर ये है कि उन्होंने कोई बिजनेस की बातें नहीं की कि कितने प्लॉट बैरिया टाउन में ले लिए और कितने तेरे पास बैंक बैलेंस है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी माजी की चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो डिस्कस की। और ये चाइल्डहुड मेमोरीज, सेंटिमेंटल मेमोरीज जो है डिस्कस करने के बाद वो हो गई जी नॉस्टैल्जिक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया? व्हाट इज होम सिक। नॉस्टैल्जिया? सर जिसमें पास्ट की मेमोरीज हाँ को जी, रिकॉर्ड। नॉस्टैल्जिया बोलते हैं मेमोरी ऑफ पास्ट। जब आप माजी की याद सोचते हो तो उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। इसका सिनोनिम है रेमिनिसेंस, इसका सिनोनिम है रीपास्ट। तो ये तीनों वर्ड्स आ सकते हैं। तो ये माजी की याद में खो गए अपने बचपन की याद को लेके। अब आगे जो है वो सपोर्टिंग डिटेल है। रेमिनिसेंस ऑफ चाइल्डहुड एकोड इन द कॉरिडोर्स ऑफ हर माइंड, कि गूंजने लगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। This meeting could have made us both of us cry, but we again switched back to our normal mood. ये भी important idea नहीं है, आगे चलते हैं। We hiked the mountain and reached La Montana. हाइकिंग हमने कंप्लीट की, ये मेन आइडिया है। ला मोंटाना का भी जिक्र नहीं जरूरी। हमने खाना खाया, चलो खाना खाना, चलो कह लो कि थोड़ा सा आप अगर स्लाइट एडिशन कर देते हैं। और खाना खाने के बाद हमने एक दूसरे से रास्ते जुदा कर लिए। अब दोबारा सुनना। आई, मैं आप सिर्फ वर्ड्स बता रहा हूँ। I hiking Margala Hills, meeting a friend, sharing childhood memories, taking dinner, or sorry, taking lunch, and parting ways from each other. इसी पे आपकी प्रेसी घूमनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब इस पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ प्रेसी के ऊपर। ये लो जी। The narrator says that he hiked Margala Hills the previous Sunday. The narrator says that he hiked Margala Hills the previous Sunday. He met his old friend there. They shared their sentimental childhood memories. They had a lunch together and parted ways. उधर लिखा होता है पार्ट फ्रॉम ईच अदर, हमने लिख दिया जी पार्टेड वेज। हेडिंग, टाइटल देखिएगा, नॉस्टैल्जिया, माजी की याद। और ये माजी की याद कब आई है? मीटिंग विद एन ओल्ड फ्रेंड और मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड, ये आपका टाइटल। 91 वर्ड से आपने इसका वन थर्ड 31 में कर दिया। समझ आया? सर ये एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये पार्टेड वेज का क्या मतलब है? पार्टेड वेज का मतलब रास्ते जुदा कर लेना। और एक सुनो, पार्ट वर्ब वर्ब है जिसका मतलब है सेपरेट होना। ये मैंने प्रेपोजिशन पे पढ़ाया था, आपने सुना नहीं ठीक से। पार्ट फ्रॉम होता है ह्यूमन बीइंग से जुदा होना। और पार्ट विद होता है मेटीरियलिस्टिक चीजों से जुदा होना। जैसे आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई मदर, पार्ट फ्रॉम के साथ मदर आ रहा है, ह्यूमन बीइंग आ गया। द ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी, वो अपने पैसे से जुदा नहीं हो सकता। समझ आई? जी सर। सर अगर इसकी जगह लिख दें एंड रीस्टार्टेड अवर जर्नी, वो भी ठीक रहेगा? एंड पार्टेड वेज का बताया, अब हो सकता है वो वापस चले गए हो। हो सकता है घर ही उसका उधर ही हो। तो मसलन कुछ भी हो सकता है। बस जर्नी का जिक्र ना करें बस, ठीक है। पार्टी वे रास्ते जुदा कर लिए, दैट्स इट। वी डिपार्टेड। डिपार्ट का वैसे मतलब नेगेटिव सेंस में आता है। द डियर डिपार्टेड मरने की सेंस में आता है डिपार्ट करना। डिपार्चर वैसे जाना ही होता है, वी डिपार्टेड चलेगा, चल जाएगा जी। सर अगर एग्जामिनर को पार्टेड वेज समझना है या फिर एग्जामिनर को क्या? ये मुश्किल वर्ड पार्टेड वेज समझना है या फिर अरे नहीं यार, ये तो आसान है एक्सप्रेशन है। पार्ट वेज जो होता है ये बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन है। दे पार्टेड वेज, कि उन्होंने रास्ते जुदा कर लिए, इसका मतलब अल्लाह हाफिज कह दिया। ये तो आसान है भाई मेरे। समझ आइए? तो ये था जी आपका एक और पैरा, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखते हैं, अब मैं आपको सिर्फ सैंपल्स दिखाऊंगा कि अब ये इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो कम से कम तुम्हारे जहन में वो करना क्या है। सो आई आया है तो द नरेटर सेज, बाकी नरेशन का चेंज आपने कर लिया। आगे चलते हैं। हाँ, ये सुनो आप।
Aslam was a destitute. He couldn't find anything to eat. Aslam was destitute. He couldn't find anything to eat. He wandered here and there to find food, but he could not locate it. At last, he found a tuck shop. The window was open. Fortunately, there was no sign of the caretaker as well. He could easily dash onto the edibles. And this dilemma, he remained wondering what to do. He was clenched between doing bad and committing a good act. In doing so, his conscience forbade him to go for that heinous act of theft. Lastly, he preferred staying hungry than to be called a thief. किसको समझ आया? हाँ जी, चलो वन वर्ड बताओ, वन वर्ड ट्रेसी, वन वर्ड ट्रेसी, असलम, शाबाश. Aslam. Associated idea, he was poor and hungry. Main idea number 3, वो इधर उधर घूमा, but he could not locate anything to eat. Main idea number 4, उसको टक शॉप मिली जिसकी खिड़की खुली थी और उसके अंदर कोई केयरटेकर भी ना था. नेक्स्ट मेन आइडिया, वो इन एडिबल्स को जो उसने देखे उड़ा के लेके जा सकता था, मगर उसके कॉन्शियस ने, उसके स्क्रूपल ने, उसके जमीर ने उसको मना किया कि भाई ये बुरा एक्ट, ये हीनस एक्ट चोरी का ना करी, और आखिर पर उसने भूखे रहने को तरजीह की बनिस्बत के चोर कहलाए. समझ आ गई बात? दोबारा सुनिए, अब मैं सिर्फ वर्ड्स बता रहा हूं. असलम, पुअर, हंग्री, टक शॉप, चांस, एक्टिवेशन ऑफ द कॉन्शियस, प्रेफरिंग हंगर ओवर थेफ्ट. समझ आइए? चलो जी, अब इसकी प्रेसी देखते हैं. असलम वाज, उधर डेस्टिट्यूट से लिखा था, मैंने उसको आसान कर दिया. असलम वाज एक्सट्रीमली पुअर. असलम वाज एक्सट्रीमली पुअर, उधर डेस्टिट्यूट. उधर लिखा हुआ था कि he couldn't find anything to eat. At last he found a tuck shop. Fortunately there was no sign of the caretaker. मैंने इसको क्या कर दिया, तो दोबारा पढ़ते हैं. Aslam was extremely poor. He searched for food but remained unsuccessful. Aslam was extremely poor. He searched for food but remained unsuccessful. He found a tuck shop without a caretaker. He could have stolen food, but his conscience forbade him. Resultingly, he preferred hunger over theft. टाइटल देखिएगा, आ मॉरल डायलेमा. आ मॉरल डायलेमा कोलन चूजिंग हंगर ओवर थेफ्ट. आ मॉरल डायलेमा, कशमकश, चूजिंग हंगर ओवर थेफ्ट. जमीर के लिए कुछ वर्ड्स हैं, वो ज़हन में रखिएगा. पहला वर्ड है जी स्क्रूपल, SCRUPLE, स्क्रूपल. दूसरा वर्ड है जी कॉन्शियंस, कॉन्शियस बोलते हैं जमीर को. तीसरा वर्ड है जी इनर वॉइस, आपके अंदर की आवाज, तो ये भी जमीर के सेंस में यूज होता है. ये एक और सैंपल हो गया. नेक्स्ट पैरा देखते हैं. नहीं, एब्सेंस ऑफ केयर टेकर जो मेन आइडिया है ना, उसको मैंने क्या किया भला, ये देखो. ही फाउंड अ टक शॉप विदाउट अ केयर टेकर, वही है ना, एब्सेंस ऑफ मेन आइडिया ही हो गया. विदाउट अ केयर टेकर एब्सेंस. ही कुड हैव स्टोलन फूड, कुछ चुरा सकता था, बट हिज कॉन्शियस फॉरबेड हिम, लेकिन उसके कॉन्शियस ने मना कर दिया उसको. रिजल्टिंगली ही प्रेफर्ड हंगर ओवर था. अलीना कह रही है ये थर्स्टी क्रो बन गया. ये तो असलम ना हुआ, ये तो थर्स्टी क्रो हो गया. बहरहाल ये मैंने खुद ही लिखी हुई है. ये वाला पैसेज और जो था आपका पिछला वाला पैसेज, वो खुद ही लिखा हुआ था मैंने. वो वेंचर वाला, मार्गल आइल वाला, ये भी खुद ही लिखा हुआ है. ये शायद कहीं से आइडिया लिया था, लेकिन लिखा मैंने खुद ही था. आगे चलते हैं जी. डॉल्फिन वाला हमने कर लिया.
जमीर के लिए मैंने बताया है जी, कॉन्शियस मैं लिख के आपको दे देता हूँ, कॉन्शियस। दूसरा है जी स्क्रूपल। तीसरा है जी इनर वॉइस, कोई भी यूज कर लो। इनर वॉइस में स्पेस दे दीजिएगा जी। सर मोरल सेंस लिख सकते हैं इसकी जगह? अदीब साहब, अच्छा ये आपने एम्बॉडीमेंट का सिनोनिम बताया ना जरा। इपोटमी भी आता है, इपोटमी आता है, एम्बॉडीमेंट आता है, प्रोटोटाइप आता है ऑफ क्रिएटिविटी। चलो ये इन्होंने अच्छा देखे, आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। गुड, यू आर क्रिएटिव एज वेल मिस्टर अदीब भट्ट। गुड, यू आर इनोवेटिव, यू आर क्रिएटिव, कैन बी गुड राइटर। बुजदार साहब क्या पूछ रहे हैं? तय करे मुजस्मा। तय करे मुजस्मा, अच्छा अच्छा, उर्दू बता रहे हैं। एम्बॉडीमेंट, अरे वाह। हाँ हाँ मैडम फरजाना। मैडम फरजाना, आप ना स्लाइड्स रिवाइज कीजिए। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने प्रेसी राइटिंग के अंदर जो आपका प्रॉपर नाउन्स हैं और साथ में मेन आइडियाज के जो नाउन्स हैं उनको चेंज नहीं करना, बाकी हर शय को आप चेंज कर सकते हैं। पढ़ते वक्त देखिएगा कि कौन सा लाइन जो है वो ऐसी है जो इंट्रोड्यूस करवा रही है इसको, टॉपिक को, मेन आइडिया को, या बात जो है उसके अंदर उस टॉपिक सेंटेंस से कौन कौन से आइडियाज कनेक्टेड हैं, उनकी सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी हैं। और आपकी प्रेसी जो है वो टॉपिक सेंटेंस और मेन आइडियाज के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। हाँ, अगर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो उसको पार्ट होना चाहिए आपकी प्रेसी का, वो इंपॉर्टेंट आइडिया बन जाएगा। और अगर नहीं है, वो उसी के साथ जा रही है सिमिलैरिटी में, तो फिर उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का आपने यूज करना है। सर्कमलोक्यूशन, बात को घुमा फिरा कर नहीं आपने बताना। अगर प्रोनाउन आई से या वी से स्टार्ट हो रहा है तो द नरेटर सेज दैट के बाद दे या ही का यूज या शी का यूज जो है वो आपने करना होता है। इसके अलावा आइडियाज को कॉम्प्रिहेंड आपने अच्छा करना है ताकि आप अच्छी प्रेसी जो है वो कर सकें। तो स्लाइड्स रिवाइज कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, पर वो बस चीजों को जहन में रखना है। अदीब साहब खुश रहिए जी, बड़ी मेहरबानी आप। आगे चलते हैं। ये देखना जरा, मिस्टर फरहान इज अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। और आपको ये पैरा पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि ये तो लतीफ ऐसी है भाई, क्योंकि इतना आसान है। मिस्टर फरहान अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, therefore most of the teachers like him. He always secures the first position in the class. Furthermore, he is a religious person. He recites Holy Quran. Oh, sorry. He recites the Holy Book regularly. He guides others about his religion as well. As someone has well said, a man is known by the company he keeps. A man is known by the company he keeps. In addition, he is very cooperative and always helps the poor and needy. He enjoys to extend any kind of assistance. These are the qualities which force me to make a friendship with him. चलो जिसको जरा खुद पढ़िए आप, देखिए जरा। इसको खुद से पढ़े, मेन आइडिया जरा निकालिए।
हाँ जी जी मैडम, अदीब पूछिए जी। सर ये क्वेश्चन था कि इस पैसेज के एंड पे ये जो यूसेज है फ्रेंडशिप का, ये करेक्ट है सर? किस हवाले से जरा रिफ्रेश कीजिए, आखिरी क्या चीज। नहीं सर, वो ग्रामेटिकल एरर्स में अक्सर मैंने देखा है कि वो हाँ इस ये जी 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 इसके अंदर फ्रेंड्स। है, इसके अंदर है, मैंने भी अभी देखते हुए पढ़ा है मैंने, तो इसको हम ठीक कर लेंगे ये। असल में ये जो पुरानी स्लाइड्स थी, ये मैंने उधर से उठाया था, तो वो पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ। चलो इसको अभी ठीक कर लेते हैं। इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, देयर फोर के बाद आना चाहिए कॉमा, देयर फोर मोस्ट ऑफ द टीचर्स लाइक हिम, he always secures first position in the class. Furthermore, he is a religious person. He recites the holy book regularly. He recites the holy book regularly. He guides others about his religion as well. As someone has well said, a man is known by the company he keeps. In addition, he is very cooperative and he is very cooperative नहीं, फिर ये नहीं आएगा। He is very cooperative and he is very cooperative and he always helps the poor and the needy. He enjoys to extend any kind of assistance. These are the qualities which force me to make friendship with him. These are the qualities which force me to make him my friend. ये लीजिए, ठीक हो गया। जी ठीक है सर। और अगर वहाँ पे फ्रेंडशिप की जगह सर फ्रेंड्स लिख देते तो वो भी ठीक हो जाता? फ्रेंडशिप की जगह फ्रेंड्स कहाँ पर? फोर्स मी टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, ये ठीक है सर? These are the qualities which force me to make friendship with him। हाँ ठीक है, सही है, हो सकता है। चलो जी, अब इसको करते हैं जी, हम इसकी प्रेसी करते हैं, और प्रेसी के लिए हमें जाना पड़ेगा। हाँ ये देखो, टोटल 93 था, हमने 31 में इसको कर दिया जी। द नेम ऑफ द राइटर्स फ्रेंड, द नेम ऑफ द राइटर्स फ्रेंड इज मिस्टर फरहान अली। His notable quality is his intelligence. In addition, he is a religious and a kind person, which he is a religious and a kind person, ये पहले की स्लाइड में था, that makes him an ideal friend। ये लो जी, एक ये हो गया गुड क्वालिटीज ऑफ राइटर्स बेस्ट फ्रेंड, गुड क्वालिटीज ऑफ राइटर्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये हो गया। द नेम ऑफ द राइटर्स फ्रेंड इज, अगर इस तरह को कोई पैसेज आ जाए तो फिर आपने इसको इस तरह स्टार्ट करना है। आगे चलते हैं जी। अब थोड़े से हम ज्यादा आसान हो गए, तो अब आपको ये देखना जरा। चले आप इसकी सेल्फ रीडिंग कीजिए जरा, आप खुद से जरा इसको पढ़ें। नहीं नहीं मैडम, ये जो सबा अख्तर, आप तो मिस्टर फरहान अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, आपने तो अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द राइटर, ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द राइटर। जी फातिमा ताहिर। सर मेरा थोड़ा सा स्किप हो गया, बस मुझे इतना कंफर्म करना है कि ये जौन सा फरहान वाला पैसेज था, इसके अंदर जो मेन पॉइंट था, जो वन वर्ड आप जिसे कहते हैं, वो फरहान था।
या आप उसको कहने की जो बता रहे हैं नरेटर को। नहीं नहीं, उस तरह तो फरहान ही है फिर। फरहान ही है, फरहान ही है। ठीक, थैंक यू सर। नहीं नहीं, रिफाइंड पैरा नहीं है, ये पूरा पैरा मैडम। चलो इसको जरा कोई पढ़े जी। जी राव बिलाल साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नरेटर या राइटर का जिक्र सिर्फ तब ही करना जब आई यूज हो। आई और यू अगर हो या कोई थर्ड पर्सन हो, तो फिर आप नरेटर का वो करेंगे। द नरेटर सेज दैट। जी मेंटर कहाँ बैठे हो इवैल्यूएटर? वो आई और यू हो तो फिर द नरेटर सेज दैट कर लें। ओ सॉरी, आई और वी हो, आई और वी हो, यू तो वैसे आता ही नहीं ज्यादा। सर वो जैसे फरहान अली का जिक्र हो रहा था, तो सर मतलब हम राइटर का अगर जिक्र ना करें, वैसे ही शुरू कर दें। जस्ट अ मिनट। फरहान अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। नहीं 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 नहीं, मिस्टर फरहान इज माय बेस्ट ना। इसमें आप करेंगे क्या कि द नेम ऑफ द राइटर्स फ्रेंड इज मिस्टर फरहान, ही इज अ नोटेबल मैन। अब आप इसको इस तरह करेंगे कि द नेम ऑफ द राइटर्स फ्रेंड इज मिस्टर फरहान अली। तो अगर आपने डायरेक्टिव कर दिया तो फिर तो आप ही उसके दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, हमेशा थर्ड पर्सन नरेशन में जाना है। ठीक है। जी राइट सर। चलो चलो, ये कोई बच्चा रीड करे जी, ये ट्रीज गिव शेड्स। Trees give shade for the benefits of अदर्स। for the for the benefits of others, and while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat, they produce the fruit of which others profit. The character of good men is like that of trees. What is the use of this perishable body if no use is made of it for the benefit of mankind? Sandalwood, the more it is rubbed, the more second does it yield. Sand, the more sand. The more scent does it yield. Sugarcane, the more it is peeled and cut up into pieces, the more juice does it produce. The men who are noble at heart don't lose their qualities even in losing their life. What matters whether men praise them or not? What difference does it make whether they die at this moment or whether live are prolonged? Happen what may, those who trade in Who the right tried? who tread in the right path will not set foot in any other. Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dog and crows. Those who lay down their life for the sake of others will assuredly dwell forever in a world of bliss. Will assuredly dwell forever in the world of bliss. Bliss बोलते हैं खुशी को। जी किसको समझ आया? हाँ जी। सर ये लास्ट की 4 लाइंस तो बड़ी फिलोसफिकल सी हैं। कैसे है जी मैडम, फिलोसॉफिकल कैसे है? लाइफ इटसेल्फ इज प्रॉफिटेबल टू अ मैन हु डज नॉट लिव फॉर अदर्स। कहते हैं जिंदगी आपके लिए बेफायदा होगी अगर आप दूसरों के लिए नहीं जीते। टू लिव फॉर मेयर सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज टू लिव द लाइफ ऑफ डॉग एंड क्रोस। अगर आप अपने लिए जिंदगी गुजार रहे हो और दूसरों के लिए आपकी जान से कोई फायदा नहीं है, तो आप तो डॉग्स और क्रोस की तरह, एनिमल्स की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। दोज हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर, वो जो लोग जो अपनी जिंदगी को कुर्बान करते हैं दूसरों की खातिर, जैसे दरख्त है, वो धूप को झेल रहा है, वो मौसम की सख्ती को झेल रहा है, वो हवाओं के थपेड़े खा रहा है, लेकिन वो दूसरों के लिए जिंदा है। वो दूसरों को साया दे रहा है, वो दूसरों को फल दे रहा है, वो दूसरों को जो है वो लकड़ी की सूरत में, मरने के बाद भी फर्नीचर की सूरत में अपने आप को पेश कर रहा है। तो अब हमें मैसेज क्या दिया जा रहा है कि हमें दरख्तों की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, कि जो हमेशा पूरी जिंदगी जो है वो अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। सो दोज हु ले देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स विल एश्योरेडली ड्वेल फॉरएवर इन दिस वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। कि वो लोग जो कि दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं वो इस जिंदगी में भी
और इस जिंदगी के बाद हेयर आफ्टर में भी हमेशा मर के भी अमर होते हैं। समझ आएगी? सर इससे पहले वाली जो लाइन थी ना, हैपन व्हाट मे, दोज हु ट्रेड इन द राइट पाथ विल नॉट सेट फुट इन एनी अदर, ये नहीं समझ आई। हाय अल्लाह, मुझे अभी 5 मिनट में वो समझा, उस वक्त क्यों नहीं बोली? चले अब सुने जीरा। जी कहा जी, हैपन व्हाट वे जी, हैपन व्हाट मे, दोज हु ट्रेड इन द राइट पाथ विल नॉट सेट फुट इन एनी अदर। कहता है जो भी हो, वो लोग जो कि दूसरों के लिए रास्ते पर चलते हैं वो अपने रास्ते चेंज नहीं करते। वो लोग जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं, ये उनकी डिटर्मिनेशन के बारे में बताया हुआ है कि वो अपने रास्ते चेंज नहीं करते। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर दे डाई और दिस मोमेंट और वेदर दे लिव देयर लाइव्स आर प्रोलॉन्ग। कहता है वो मर जाए जिंदा रहे उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो कहते हैं जी हमने दूसरों के लिए जिंदे रहनी, जितनी सांसें हैं ठीक है, नहीं है तो अल्लाह हाफिज। समझ आ गई? मतलब इन शॉर्ट फौजी बन जाओ। हम्म, हाँ फौजी। फौजी किधर थी? फौजी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो, अब क्या आप कहें, ये ना हो कि ऑनलाइन ही बंद हो जाए 12। तो हाँ जी, एग्जैक्टली, ये आपने अच्छी बात की है। बहरहाल हम कोई रिमार्क्स इस बारे में नहीं देंगे। Excuse me, सर। जी जी भाई। सर इसका ये टाइटल बन सकता है, ह्यूमैनिटी अ ट्रेयर फॉर मैनकाइंड। ह्यूमैनिटी और ट्रेयर फॉर मैनकाइंड। कोई थोड़ा सा कुछ बन ही सकता है। चलो इसकी डायरेक्ट प्रेसी पे जाते हैं जी हम। जी एक्सक्यूज मी मैडम सर। बोलिए। जी मैडम। सर मुझे इसकी थर्ड लाइन समझ नहीं आई। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी इफ नो यूज वाली। हाँ कहता है ये जो बॉडी है ये ऑलरेडी पेरिशेबल है। भाई इसे तो फना होना ही है। तो जिस चीज ने होना ही फना है, तो उसको आप जो है वो किसी के लिए फायदे के लिए आप जो है वो काम में लाएं। तो जब बॉडी हमारी है ही नहीं तो इसे तो फना ही होना है, तो काम ही कोई ऐसा किया जाए कि लोग हमेशा जिंदा वो आपको याद रखें। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। दरख्त जो है वो बेनिफिट देते हैं लोगों को। And while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat, they produce the fruit which others profit. The character of good man is like that of trees. अच्छे लोग हमेशा दरख्तों की मानद होते हैं, दूसरों के लिए जिंदे हैं। What is the use of this perishable body if no use is made of it for the benefit of mankind? कि वो लोग जो कि दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं, अगर हमारी बॉडी का पता है हमें कि पेरिशेबल है, इसने फना होना है, तो फिर इसका क्या फायदा फिर कि इसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे संदलवुड है, द मोर इट इज रब्ड द मोर सेंट डज इट यील्ड। संदलवुड को जितना आप रगड़ेंगे, उसको रब करेंगे, वो उतनी खुशबू देगी। इसका मतलब तकलीफ काटी उसने, खुशबू दी। शुगर केन, अगर इसको पील ऑफ करके इसको प्रेस किया जाता है, जितना प्रेस करोगे उतना ही जूस देगा ही। The men who are noble at heart don't lose their qualities, even losing their lives. वो लोग जो दिल के अच्छे होते हैं, वो जिंदगी भी कुर्बान कर दे लेकिन लेते दोनों दूसरों के लिए जिंदा है। What matters whether men praise them or not? उनकी तारीफ की जाए या ना की जाए, उन्होंने अपना अच्छा काम करना है, दूसरों के लिए जिंदा रहना है। What difference does it make whether they die at this moment or whether lives are prolonged? वो, उन्हें जिंदगी मौत की कोई परवाह नहीं होती। वट हैपन वट मे, those who tread in their right path will not set foot in any other. जो अपने सीधे रास्ते पर जाते हैं वो किसी दूसरे के नक्शे कदम को फॉलो नहीं करते। लाइफ इट सेल्फ इज अनप्रॉफिटेबल, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी डायरेक्ट प्रेसी पे चलते हैं। Good natured human beings always behave like that of trees. Topic sentence. They live for others and do not lose their qualities. Even they lose their lives. They always follow the right path. Praise is immaterial to them. To live for one's own sake is similar to lead the life of animals. The people who breathe their lives for others always make them and their life immortal.
इसमें भी है। सो इसका देखिएगा जी अपना गुड मैन, गुड मैन लिव फॉर अदर्स, ये आपका टाइटल आ गया। इसमें से जी जी। सर वो जो ट्रीज का जिक्र हुआ है पीछे हाँ, पैराग्राफ में, जी। सर वो उसका प्रेसिव में क्यों नहीं जिक्र किया? वो भी तो मतलब मेन आइडिया है। नहीं नहीं, उसको वो असल में उसका क्रक्स लिया ना उन्होंने, कि ट्रीज जो हैं वो मुश्किलात झेलते हैं, इसी तरह एक अच्छे आदमी को भी मुश्किल झेल के जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए गुजारनी चाहिए। समझ आई? सर वो मतलब एज अ हुक यूज हुए हैं, एज अ क्या? एज अ हुक यूज हुए हैं कह सकते हो, कह पैराग्राफ सकते। में। जी जी जी। तो हुक को सर आपने बिल्कुल भी नहीं प्रेसिव में यूज करना। देखिए आपने क्रक्स लेना है ना, मसलन यहाँ पर हम सिर्फ ट्रीज का ये मेंशन करना कि जैसे ट्रीज जो है वो अपना सख्ती काट के जो है बेनिफिट देते हैं लोगों को, और इंसान को भी इसी तरह का होना चाहिए। इससे ज्यादा ट्री से रिलेटेड और कोई बात नहीं करनी। सारा आपका फोकस इंसान पे ही होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग पे ही होना चाहिए। राइट। ये तो कोई ओखा नहीं है यार, ये ओखा ये है। ये पढ़ो ना जरा, तुम्हें पता चले ओखा क्या होता है। पढ़ो जरा, आप इसको जरा पढ़ो ऊंची आवाज में। समझ आइए ओखा क्या होता है? हाँ जी। Munto was a victim of some kind of social ambivalence that converged on self-righteousness, hypocrisy, and mental obtuseness. His detractors branded him as vulgar and obscene and implicated him into a long drawn legal battle, questioning the moral validity of his writing. Without being deterred by the negative tactics, he remained firm and in his commitment to exploring the stark realities of life, offensive to the conservative taste of some self styled pursuits. In the line of fruit, he sought to unravel the mysteries of sex, not in an abstract, non earthly manner, but in a palpable, fleshy permutation, signifying the deep concern for the socially disabled and depressed classes of society. Like petty wage earners, pimps, prostitutes, Fermento, man is neither an angel nor a devil, but a mix of both. His middle and lower middle class characters think, feel, and act like human beings without feigning virtuosity. He was able to strike a rapport with his readers on some of the most vital socio moral issues concerning them. As a realist, he was fully conscious of the yawning gap between appearance and reality. In fact, nothing vexed him more than a demonstrable duality in human behavior at different levels of social hierarchy. He had an unjaundiced view of man's faults and follies. As a literary artist, he treated vulgarity discreetly without ever sounding vulgar in the process. Like Joyce, Lawrence, and Caldwell. In Munto's work too, men and women of the age find their own restlessness accurately mirrored, and like them, Munto was also raised above his own self by his somber enthusiasm. हाँ जी, ओखा है कि सोखा है? हाँ जी। तो ये है जी ओखा। तो यही है, ये मैं आपको यही बता रहा था। ये ओखा पैराग्राफ जो सोखा करके समझ गया, वो बच्चा अनोखा होगा जी।
ओखा पैराग्राफ जिसने सोखा कर लिया वो जदार हुसैन का अनोखा होगा जी। जी सर ये अब, इसके हाँ जी, अब सर इसको मैंने मैंने थोड़ी सी तुम्हारी मदद की है इसके अंदर। अब इसकी प्रेसी आपने करनी है, और इसके लिए आपके पास है जी 2 दिन। 2 दिन में आराम से इसकी प्रेसी करो, और फिर मुझे भेजना। अब ये देखो नेक्स्ट स्लाइड आप देखिएगा कि मैंने आपकी सहूलत के लिए हर मुश्किल वर्ड के आगे ब्रैकेट लगाकर मैंने उसकी मीनिंग मेंशन कर ली। मंटो वाज अ विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब है स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स। फिर आता है जी ऑब्ट्यूजनेस, जिद्दीपन को बोलते हैं। फिर आता है डिट्रैक्टर्स, ये बोलते हैं क्रिटिक को या ओपोनेंट को। फिर आता है जी लॉन्ग डाउन, बोलते हैं जी बिगिनिंग को। डेटर्ड का मतलब होता है डिस्करेज करना। ये मैंने सारे लिख दिए ताकि आप पढ़ते वक्त आपको, ये सिर्फ मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी वहां पर ना आपके पास मीनिंग होगी, ना डिक्शनरी होगी, ना ज़ादार हुसैन होगा, ना मोबाइल होगा। तो वहां आपने खुद ही कुछ ना कुछ करना है जी, खुद ही समझना है। बस आप ये इधर के सराइकी स्पीकर हो, कहाँ से हो? जी जी, खान से हैं, अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, चले जी, अच्छी बात। डीजी खान की क्या है जी सबसे मशहूर चीज आपके अलावा? आपकी अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह, ठीक है। अच्छा जी क्लास, तो ये आपकी प्रेसी है जी, और इसको आपने करना है। तो स्लाइड्स आप देख लीजिएगा, इसके आगे मैंने मीनिंग जो है वो सारे मेंशन किए हुए हैं। तो आज प्रेसी का हमारा लास्ट डे था। कल हम करेंगे जी, अब ये आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, पैसेज मैं कुछ गाए गाए भेजता रहूंगा, और मेरी स्लाइड्स में भी मौजूद है। और कुछ मैं शायद आपको साथ में भी भेजता रहूँ, उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और उनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको समझोगे, वोकेबलरी तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कोई मुश्किल पैराग्राफ, ये कोई बच्चा आ गया जी, ये जरा म्यूट कर। आप मैडम इसको ना दो 2 दिन ले लें, समीन अब्दुल रज़ाक, इस पैराग्राफ को करने के लिए। क्योंकि अभी मेरे पास पेपर्स काफी पड़े हुए हैं, तो वो मैंने मार्क भी करने हैं। आपका अब ये वाला टेस्ट भी आ गया, तो 2 दिन आप ले लें, और इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ये वाले पैसेज को जरा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, ये स्लाइड्स में है, मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर हम पेपर में बैठे हों और मतलब ऐसे कोई डिफिकल्ट पैराग्राफ आ जाए, तो चले जी, यहाँ तो हम डिक्शनरी यूज कर लेते हैं। तो अब जी, ये तो सर दाएं बाएं भी लफ्ज हमें समझ नहीं आ रहे, तो उसको सर फिर कैसे टैकल करें? इसको भाई साहब फिर इसके 2 तरीके हैं। जी सर। और पता नहीं आपको कौन सा तरीका पसंद आएगा। बहरहाल, एक तो आपकी अच्छी किस्मत होनी चाहिए कि पैसेज इस तरह का ना आए कि जो बिल्कुल, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन डिमांड करता है। अगर मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी आते तो कॉन्टेक्स्ट से आपको उनका पता चल ही जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। दूसरा ये है कि बस देखिए देखिए, जैसे सीएसएस का 2023 का जो स्पेशल पेपर है वो बहुत आसान आया था प्रेसी का। और उसके अंदर जो है वो बड़ा पैसेज आसान था, इसका प्रेसी का भी, कॉम्प्रिहेंशन का भी। तो अब इसके अंदर आपकी लक है। दूसरा, अब वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन पार आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो
इसके लिए मैं आपको अब क्या बोलूं कि अब क्या किया जाए। अगर बहुत मुश्किल आ जाता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बियर। वो एक कोटेशन भी है ना कि अ, मेरे जहन से स्किप कर गई है। सर होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अरे नहीं नहीं, वो नहीं है। वो कुछ यूं है कि मेरे जहन से वर्ड स्किप हो गया। पर वो कुछ यूं है कि अम, ऐसी चीज जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आपको उसको बियर ही करना पड़ता है। ठीक है। तो आगे अगर मुश्किल तो फिर तो आपके साथ ही है वो। जो भी होगा फिर देखा जाएगा। हमारी कोशिश करनी है, इसमें घबराना नहीं है आपने। और प्रेसी को वो नहीं बनाना, सर पे नहीं इतना चढ़ाना। मसलन हमारे पास एक स्टूडेंट थी, वो कुछ इसी तरह का कोई पैसेज आया। तो वो आई हैं और बोला उन्होंने कि मैंने कहा शी वाज लुकिंग क्वाइट हैगर्ड एंड her eyes were welled up with tears. So I asked her, "What has happened, sir? Have you seen the paper?" Yes, I have seen. So the passage for Tracy writing that was very quite intricate. So how did you manage, by the way? So she started shedding tears and she said, "Okay, I didn't attempt Tracy writing. But rest of the paper for 80 marks, I attempted it quite well. And inshallah, hopefully, I'll be getting maximum marks." बट शी वॉज क्वाइट सैड कि मैं प्रेसी जो है वो उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो उसको थोड़ा मैंने इनकरेज किया कि कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। तो फिर एट द वेरी एंड ऑफ द डे ये जो प्रेसी अटेम्प्ट नहीं की हुई थी उसने, लेकिन 80 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ था उसके सारे सीनियर। एंड शी एंडेड अप ग्रैबिंग 67 मार्क्स। सो आप देखें, सो इसका मतलब है कि प्रेसी अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए तो फिर भी आपका जो बाकी पार्ट है वो अगर आपने अच्छा किया हो तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। एंड शी हैड बीन अमंग दोज वैलेडिक्टोरियंस, पोजीशन ऑर्डर्स में उसका शुमार था। तो अब देखें, इसमें प्रेसी राइटिंग जो है वो उसको अटेम्प्ट तो आपने करना ही है। लेकिन ये है कि बाकी तैयारी अगर आपकी अच्छी हो, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा आपको कि इसको ना अटेम्प्ट करें, भाई अटेम्प्ट करना है, आपके 20 मार्क्स हैं आपके। तो अब इसको आप अटेम्प्ट तो करोगे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई दाएं बाएं हो ही जाता है, कोई पैसेज मुश्किल आ जाता है, तो बाकी की तैयारी अगर आपकी अच्छी हो तो इवन दो यू कैन स्कोर वेल। समझ आ गई? जी राइट सर, थैंक यू। जी मैडम इबान फातिमा, आप करवा सकते हैं। मैडम लाइबा, वोकेबलरी के लिए जो आपको फाइल्स मैंने सेंड की हैं, स्लाइड्स उसकी कोई नहीं थी। आपको फाइल्स मैंने सेंड की हुई है, वही आप देखें, उन्हीं में से बढ़ जाते हैं। बुजदार साहब, आप जो है ना, अज़ादार हुसैन का सेंटेंस आपको मन भा गया है और आप उसको काफी मेंशन करते हैं। जी वनीता हैदर साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम हाँ। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि टाइटल में जब हम कॉलन लगा के टाइटल लिखते हैं तो सर टाइटल के आखिर में फुल स्टॉप तो नहीं ना लगाएंगे हम? नहीं आता, नहीं आता, फुल स्टॉप नहीं आता टाइटल में। सब्जेक्ट हो गया, टाइटल हो गया, हेडिंग है, इसमें फुल स्टॉप नहीं आता। ओके सर। और सर सेकंड क्वेश्चन था कि सर जिस तरह वो आपने एक प्रेस कराई थी सर, उसमें डॉल्फिन वाली सर, जी सर उसमें जिस तरह नाउन था एक के मैन, तो सर नाउन को तो हम चेंज नहीं ना कर सकते सर, या कर नहीं, सकते हैं नाउन? कॉमन नाउन को ना करें। कॉमन नाउन और जो हेड वर्ड है उसको ना करें। अब डॉल्फिन है तो डॉल्फिन ही रहने दें, उसको शार्क ना बना दीजिए। ठीक है। तो यहाँ फिर सी एनिमल बना दें, ऐसा नहीं, डॉल्फिन डॉल्फिन ही रहेगा, आपका प्रॉपर नाउन है। ये कॉमन कह लो जो भी। तो सिर्फ नाउन और मेन आइडियाज के नाउन और जो हेड वर्ड है उसको चेंज नहीं करना, बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सर जो मैन है उसको ह्यूमन भी नहीं कर सकते, इसका मतलब है? जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो कॉमन सा ओके। वर्ड है, कोई कॉमन सा वर्ड है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी।
सर वो टाइटल में जो कॉलन लगाते हैं उसमें उसकी सर आपने क्या वो हिकमत बताई थी, वो तो काइंडली रिपीट कर दें। कॉलम का मतलब होता है दैट इज, दे आर, और ये इसका मीनिंग होता है। कॉलम जब भी लगाया जाता है तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाया जाता है। जैसे पाकिस्तान जनरल टर्म, आर डिस्टेबलाइज्ड कंट्री, ये उसकी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हो गया। पाकिस्तान जनरल टर्म, अ विक्टिम ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। अब जनरल से जब आप स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो बीच में कॉलन लगा दें। तो आपने भी जो है वो ऐसा टाइटल चूज करना है कि जनरल है और आगे उसकी स्पेसिफिकेशन आ जाए। ये आपकी क्लॉज की फॉर्मेशन वर्ब को बचा देता है, और दोनों के दोनों नाउन फ्रेजेस के अंदर दाएं वाला और बाएं वाला पार्ट आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा वो लगता है। और वो प्रेसी के जो टीचर हैं उसको काफी अप्रिशिएट करते हैं जी। राइट सर, थैंक यू। जी सर वो आज आपने, इफ यू डोंट माइंड सर, शेर भी नहीं सुनाया। क्लास भी एंड होने वाली है और कल आपकी क्लास भी नहीं है, तो कल मेरी मिस कर क्लास रहे हैं नहीं है। सर। नो सर। नहीं, कल मेरी क्लास नहीं है। नो सर। अच्छा, ये क्या वजह है यार? अच्छा, इसका मतलब है फिर मंडे को होगी। जी सर, अच्छा। फिर मंडे तक वेट करना पड़ेगा सर शेर का। शेर आपको कौन सा सुनाए जी? हर तमाशाई फराज, हर तमाशाई फकत साहिल से मंजर देखता, कौन दरिया को उलटता कौन गौहर देखता, वो तो दुनिया को मेरी दीवानगी खुश आ गई, तेरे हाथों में वगरना पहला पत्थर देखता, आंख में आंसू जड़े थे पर सदा तुझको न दी, इस तवक्को पर के शायद तू पलट कर देखता, तू भी दिल को एक लहू की बूंद समझा है फराज, आंख गर होती तो कतरे में समंदर देखता। ये पता नहीं आपको समझ आई है ये नहीं। सर ये तो गजल थी। आज ये गजल थी। सर समझ तो नहीं आई मगर बहुत अच्छी थी। सर वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। हाँ, बस वो थोड़ा वो गुजारा कर लेते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली सर पेयर ऑफ वर्ड्स का की कोई टैक्टिक्स बता दें सर। वो पेयर ऑफ सर वर्ड्स, इंट्रिकेट से लगते हैं बड़े। हाँ जी, पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना, पेयर ऑफ वर्ड्स, बस इनको आप जो है ना, इसके लिए बस सेंटेंसेस ही हैं, बस मीनिंग जेन में रखिए और दो चार सेंटेंसेस और उसको रेपिटेशन कर लें। मसलन मैं जब वोकेबलरी का कोई भी नया वर्ड आता है ना मेरे जहन के अंदर, तो मैं उसको लिखने में जरूर इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं उसको पैराग्राफ में मैंने उसको पेन डाउन किया, तो वो मेरे जहन के अंदर देखें शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो कोई भी नया वर्ड जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनने के लिए प्रैक्टिस मांगता है, वो एक इंटेंसिव एफर्ट चाहता है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड जो है आपको बस रिवाइज करना पड़ेगा, और उनको कम से कम जितने भी आप याद कर रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको रिवीजन उसकी जरूर करते रहना, फिर ही जेहन में रहेंगे। और वैसे तो कुछ आम सादा सादे होते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन जो थोड़े से टफ होते हैं उनको फिर आप रिवीजन के जरिए ही और उसके ज्यादा सेंटेंसेस बना के उनको आप डील कर सकते हैं। समझ आएगी? जज़ाकल्लाह सर, सर थैंक्स। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर टाइटल में हम कॉलन लगाते हैं ना सर, वो कब लगाते हैं? जब जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ जाएं, जब जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ जाएं, अभी मैंने चार एग्जांपल्स दी थी, लेकिन पाकिस्तान जनरल टर्म कोलन, डिस्टेबलाइज्ड कंट्री। एग्जाम्पल नंबर टू, अगर आपको कोई पैराग्राफ ऐसा मिलता है कि जिसके अंदर आपने फोटोग्राफी की हिस्ट्री बताई हुई है, और उसके आगे पहली जो थी अपना तस्वीर जिसका नाम जो आयोडीन के मिक्सचर में बनी थी, उस मटेरियल को बोलते हैं जी डिगैरोटाइप। डिगैरोटाइप से आजकल डिजिटल का दौर है। तो आप देखिएगा, मैं इसका टाइटल बना रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी कोलन फ्रॉम डेगेरोटाइप टू डिजिटल। ये मैं उसको स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर ले गया। ठीक है। जैसे डॉल्फिन्स
अब देखो डॉल्फिन्स जनरल टर्म कोलन द केयरिंग एंड फ्रेंडली क्रीचर, डॉल्फिन्स द केयरिंग एंड फ्रेंडली क्रीचर्स। तो ये आपका टाइटल हो गया। समझ आ गई बात? जी सर, थैंक यू। जी जी। वो इफ्तिखार आरिफ की एक नज्म है, जंगल का कानून, शायद आपने पढ़ी हो, बड़ा अच्छा है। इसमें कंपैरिजन किया गया है इंसान का और जानवरों का, कि अल्लाह ताला ने कुन फयकून बोला और 7 दिन और 7 रातें लगी, ये दुनिया, ये कायनात मारज वजूद में आ गई। तो अब अल्लाह ताला ने अपनी क्रीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को बनाया, कि जिसको अकल की ताकत दी, उसको पावर ऑफ विजडम दी, उसको प्रूडेंस दी, ताकि वो अच्छे और बुरे की तमीज दे कर सके। और साथ में उसको सेंटिमेंट्स की ताकत दे दी, खुशी और गम, और किसी का गम उसको समझने की और महसूस करने की क्वालिटी भी दे दी। इसी बुनियाद की ऊपर इसको जो है वो इंसान कहा जाने लगा। और साथ में और क्रीचर्स बनाए कि जिसमें जानदार जो है, जानवर जो है, अदर देन ह्यूमन बींग जो है वो आते हैं, कि जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल की ताकत जो है वो नहीं दी। तो हम अक्ल रखते हुए कितने जालिम हैं, और जो जानदार जानवर हैं वो अक्ल ना रखते हुए कितने रहम दिल हैं, और कितने, मसलन हम कोई, देखे रमजान आता है तो हम चीजें महंगी कर देते हैं। और मसलन एक शेर है ना, शेर, कि अगर उसका पेट भरा हो ना, उसके गोद में भी हिरन बैठा हो ना, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको मारेगा नहीं, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। अब जानवर अगर किसी के ऊपर झपटता है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, कि उसकी भूख जब लगी होगी उसने उसको मार देना है। लेकिन अगर पेट भरा हुआ है तो वो कभी भी हमला नहीं करेगा। तो इस कंपैरिजन के अंदर देखिएगा, और पोम का नाम है दैट इज जंगल का कानून। बड़ी अच्छी पोम है, सुनिएगा। जंगल का कानून। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं, तो मैना अपने घर को छोड़कर कौवे के अंडों को परों में थाम लेती है। नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए, तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। तो आप देखिए ये सारे इकट्ठे, गुलहरी, सांप, चीता और बकरी, सारे एक दूसरे की जो है वो दुश्मन है, लेकिन सैलाब आ गया तो एक ही तख्ते पर सारे हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। अभी दोबारा सुनिएगा, इसकी कंक्लूजन सुनिएगा। सुना है जंगलों का भी कोई, अब जंगल है उसका दस्तूर है, कि जानवर एक दस्तूर पे अमल कर रहे हैं, एक उनका मंशूर है, एक मैनिफेस्टो है, एक आइन के ऊपर वो चलते हैं, लेकिन इंसान नहीं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं, तो मैना अपने घर को छोड़कर कौवे के अंडों को परों में थाम लेती है। नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए, तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदावंदा जलीलो मोतबर दाना व बीना मुंसिफो अकबर। खुदावंदा जलीलो मोतबर दाना व बीना मुंसिफो अकबर, हमारे शहर में अब जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर। समझ आइए कि इंसान जो है वो शहरों में बसते हैं, लेकिन एक दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाते हैं, और एक दूसरे के सामने बारबरिज्म शो करते हैं। लेकिन जानवर मुश्किल के वक्त एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सुपीरियर creature of the world that is termed human being, in contrast to the creature that is deprived of this power of sentiment and emotion. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, ए महमूद साहब पूछिए। सर ये नेक्स्ट क्लास जो मंडे की होगी कितने बजे होगी, और सेकेंडली टॉपिक क्या होगा? हम पढ़ेंगे जी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह।
ट्रांसलेशन हम करेंगे। और ये टाइमिंग का तो मुझे नहीं पता, वो हमारे टीचर जो है वो देखते हैं टाइमिंग को। वो मंडे वाले दिन या 5:30 हो गई या 7:30 हो गई। अच्छा चलो ठीक है सर। ठीक है। D class, any question if you have any ambiguity, anything that needs clarification, do ask. और ये मैं आपको भी भेज देता हूँ, इसकी फ्रेसी आप कीजिएगा और बड़े अच्छे तरीके से मीनिंग सारे के सारे बीच में लिखे हुए हैं, वो आप उधर से देख लीजिएगा। और ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। सर जी मैडम। सर जो हमने कल असाइनमेंट भेजा था एकेडमी की जी ईमेल पे, उसका फीडबैक। उसका फीडबैक मैडम अभी जरा मैं आपको अभी हमारे पास पेपर्स हैं काफी सारे, तो जैसे ही जी मैं सर। थोड़ा लेकर टाइम मैं लूंगा फिर आपको ना, अब मैं उसको मार्क करूंगा, उसके ऊपर कमेंट करूंगा और दोबारा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है मैं उसको दूंगा, वो स्कैन करके आपके इंडिविजुअल नंबर्स पर जो है वो सेंड कर देंगे। समझ आ गई? जी सर। ठीक हो गया जी। और सर टेस्ट का बता दें, नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? मंडे को? हाँ ना ना, मंडे को नहीं, कल दो यार आप लोग। कल तुम्हारा टेस्ट है जी, टेस्ट नंबर 2, ठीक है? कल वैसे भी छुट्टी है, अगर मैं मेरी क्लास नहीं है तो आप टेस्ट देंगे, ठीक है? कल वोकेबलरी 2 जो है, टेस्ट नंबर 2 जो उसके जी सर। कंटेंट्स है उनको देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर। थैंक यू। चलो जी, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। सदार हुसैन आपसे रुखसत चाहता है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कामयाब करे। सो आई प्रेजेंट माई फेयरवेल। अल्लाह हाफिज।